हेलो बच्चों। ओके, आज फिर मैं आपके साथ 20 क्वेश्चंस और करूंगी। ओके, आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, और मैंने बोला है कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में टाइप करें। ओके, मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रॉब्लम्स में अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी। ओके, सो अभी हम आगे 20 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। So now the question is, the point A47B, P3 and C73 are the vertices of a right angle triangle. Okay, and right angle at B, find the value of P. Okay, means हमारे पास एक right angle triangle है. Okay, अब इस right angle triangle के vertices हमें दे रखे हैं. ये वाला point है A, it's B, it's C. ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 7, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास P3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 7 3, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर। अब हमें पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो बहुत ही सिंपल, आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, ए सी स्क्वायर is equals to AB square plus BC square. Okay, and distance formula क्या होता है, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So AC में अगर मैं distance formula अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 7 minus 4 whole square plus 3 minus 7 whole square. Okay, now AB square means 4 minus B whole square plus 7 minus 3 whole square. BC means P minus 7 whole square ओके, इसको यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, P minus 7 whole square and it's 3 minus 3 whole square which is actually equals to 0. 7 minus 4 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9. अब 3 minus 7 minus 4 का स्क्वायर 16. इसमें हम a minus b whole square लगाएंगे, a square plus b square minus 2ab. 7 minus 3 again 4 का square, 4 square means 16. फिर a minus b whole square means a square plus b square minus 2ab, and 3 minus 3 is actually equals to 0. So now what we can do, we can cancel out this 16. Okay, and हमारे पास यहाँ पे क्या है, p square minus 8p minus 14p is minus 22p. Okay, 16 plus 49, ओके इट्स 65, और ये 9 अगर हम इधर ले जाके माइनस कर दें, सो नाउ इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0. ओके, सो नाउ वी हैव p स्क्वायर minus 22p, it's 56 equals to 0. ओके, सो नाउ अब हमें इसको क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट. सो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 2p स्क्वायर. ओके, 2p स्क्वायर. अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके, अब हम इसके मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं. यह आएगा 4p माइनस 7p प्लस 28 0. आप दो दो की ग्रुपिंग करेंगे, सो इट्स p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 7p माइनस 28 इक्वल्स टू 0. ओके, आप यहाँ से p कॉमन लेंगे, p माइनस 4, देन यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, p माइनस 4. अब हम यहाँ से p माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, p माइनस 7. तो हमारे पास p का वैल्यू क्या है 4 और p का वैल्यू क्या है 7. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In figure, O is the center of a circle of radius 5 centimeter. T is a point such that OT is equals to 13 centimeter. OT intersect the circle at E. If AB is the tangent to the circle at E, find the length of AB. So O is the center of a circle. The radius is 5. Okay.
सो OP भी 5 है और OE भी 5 है। OT ये जो पूरा साइड है दैट इज इक्वल्स टू 13 and AB is the tangent, okay, and find the length of AB. See, सबसे पहले तो ये क्या है 90 डिग्री। अब PT और QT इक्वल होंगे बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट T, ओके। सिमिलरली अगर मैं कहूँ दैट AP AE के इक्वल होगा बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, or we can also say that BE is equals to BQ, tangent from point B. Okay. Now, अब हम एक काम और कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको x ले लेते हैं। ओके, ये x है तो ये भी क्या होगा x, ये y है तो ये भी क्या होगा y। ओके, अब मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ दैट AP equals to AE equals to x, BE equals to BQ equals to Y। ओके, सो हमारे पास AT का वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए हमें PT चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे OPT, उसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस। सी 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है OT स्क्वायर, OP स्क्वायर एंड PT स्क्वायर। ओके, सो OT स्क्वायर हमारे पास कितना है 30, OP कितना है 5, तो PT का वैल्यू क्या आएगा 12 बिकॉज ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सो 169 माइनस 25 क्या आएगा, ये 144, एंड 144 इज एक्चुअली 12 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 12। अब हमारे पास PT का वैल्यू अगर 12 आ चुका है तो PT और QT क्या है 12। AT कैसे निकलेगा 12 माइनस एक्स। सिमिलरली BT क्या होगा हमारे पास 12 माइनस वाई। ओके, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, और ए बी क्या होगा हमारे पास x प्लस वाई। इसका मतलब अगर मैं x और y का वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए ई टी, ओके, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए ई टी, ओके, सी इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री ये होगा, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, तो हाइपोटेन्यूज होगा 80। इसका बहुत ध्यान रखना है आपको राइट एंगल ट्राइंगल में। सो 80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। ओके, सो 80 स्क्वायर हमारे पास क्या आया था 12 माइनस एक्स। ओके, और ई ए स्क्वायर क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, और बच्चों ET क्या होगा, अगर ये पूरा 13 है इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगी तो ये क्या आएगा 8 स्क्वायर। ओके, सो ET क्या होगा 13 माइनस 5 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 144 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 24 एक्स। ओके, तो ये क्या आएगा 80 अपॉन 24। अगर मैं इसको 4 से कट करूं तो इस 20, इट्स 6। ओके, सो द आंसर इज 20/6। बट ये तो x का वैल्यू आया है हमारे पास। ओके, अगर मैं इसको और लीस्ट कर दूं तो मेरे पास आएगा ये 10/3। अब मेरे पास x का वैल्यू आया है तो मुझे तो चाहिए AB का वैल्यू। ओके, मुझे किसका वैल्यू चाहिए AB का वैल्यू, और AB का वैल्यू है x प्लस वाई। तो बच्चों अगर मैंने जिस तरीके से ट्राइंगल AET में x निकाला है, सिमिलरली आपका EBT से आपको y मिलेगा, और वो क्या होगा 10/3। उसको शो करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिमिलरली लिख के छोड़ सकते हैं। नाउ AB का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 10/3, y का वैल्यू 10/3, सो आवर आंसर इज 20/3। ओके बच्चों, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
prove that the tangents drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the endpoints of the arc. ओके, तो हमारे पास एक सर्कल है. ओके, अब हमें क्या बोला गया है? द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल. सपोज मेरे पास ये सेंटर पॉइंट है, ये मेरी एक सेक्टर है, और यहाँ से एक टेंजेंट्स ड्रॉ की दी है मैंने. ओके, अब ये टेंजेंट जो है, ये इसका यहाँ पे ये मिड पॉइंट है. क्या बोला गया है मुझे? ये टेंजेंट्स ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये एक मिड पॉइंट है. अब ये जो टेंजेंट है, मुझे ये शो करना है कि ये जो ये कोड है इसके पैरेलल है. ओके, फिर से देखेंगे हम एक बार. इसको मैं लेबल कर देती हूँ ओ ए बी. सपोज दिस इज सी डी, ये है ई, और ये है एफ. ओके, नाउ आपको प्रूव करना है द टेंजेंट ड्रॉन मीन सी डी ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल दैट इज पॉइंट ई. इट इज पैरेलल टू द कोड ए बी. ओके, तो हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, और हमें गिवन क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सी डी इज द टेंजेंट एंड ए बी इज द कोड. ओके, ये आप मेंशन करोगे क्वेश्चन में. अब हमें करना है इसका प्रूफ. ओके, इसका प्रूफ अब हम कैसे करेंगे? सी, आप लोगों को अगर याद हो तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. ऐसे मेरे पास अगर ये सर्कल है, नाइन्थ में एक थ्योरम है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो. ओके, अगर आपके पास ये एक सर्कल है और एक सर्कल और है मेरे पास. ओके, और ये आर्क है दो मेरे पास. अगर मैं कहती हूँ कि ये आर्क इक्वल है, ओके, तो जो सेंट्रल एंगल होता है वो इक्वल होता है. अगर मैं कहती हूँ कि सेंट्रल एंगल इक्वल है, तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होती है बच्चों, वो इक्वल होती है. ओके, तो वही कुछ अभी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं. ओके, कैसे करेंगे देखेंगे अभी. नाउ मैं यहाँ पे लेबल करती हूँ, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, बिकॉज ई जो है वो मिड पॉइंट है. ओके, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. ओके, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. सो इसका मतलब आर्क ए ई और आर्क बी ई इक्वल होगा. आर्क ए ई, इस आर्क को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बी ई के इक्वल होगा. तो अगर ये आर्क इक्वल है, इट मीन्स इसके जो सेंट्रल एंगल हैं वो इक्वल होंगे, 1 और 2. ओके, तो अब मेरे पास 1 और 2 इक्वल हैं. ओके, अब मैं क्या करने वाली हूँ? मैं ये दो ट्राइंगल्स लेने वाली हूँ, ओ ए एफ एंड ट्राइंगल ओ बी एफ. इसमें मेरे पास ऑलरेडी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. ओके, ओ ए ओ बी के इक्वल है, रेडियस ऑफ अ सर्कल. ओके, एंड मेरे पास ये जो साइड है ओ एफ, ये कॉमन है. ओके, तो अब साइड एंगल साइड से मैंने क्या किया? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेन कर दिया. ओके, अब इससे हमें मिलेगा क्या? ये देखो, जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेन कर दिया, तो मुझे ये वाले जो दो एंगल हैं, ओके, ये इक्वल मिल जाएंगे. मीन्स ओ एफ ए इज इक्वल्स टू ओ, जस्ट अ मोमेंट. ओके, तो हमें क्या मिलेगा? ओ एफ बी. ये क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड, और ये मुझे सीपीसीटी से इक्वल मिल गए. और अब अगर मुझे ये इक्वल मिल गए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? इसको 90 डिग्री से प्रूव कर सकती हूँ. ओके, अगर मैं इसको जस्ट नंबरिंग कर दूँ 3 एंड 4, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा. मीन्स 3 और 4 इक्वल है. अब हम क्या बोल सकते हैं? दैट 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. ओके, बिकॉज 3 और 4 इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ 4. So angle 4 is equals to 90 degree. So 3 is also equals to 90 degree. Okay. और हमें already पता है that OE perpendicular to CD. Okay. So this angle 5, it is also equals to 90 degree. Okay.
अब अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों क्या है 90 डिग्री। ओके, सो बिकॉज कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो बिकॉज कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमारी जो लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ओके, सो कैन वी से दैट ए बी parallel to CD. Okay, so this is the way you can do this. Okay, now next, a box contains cards bearing numbers 6 to 70. If one card is drawn at random from the box, find the probability that it bears a one digit number, a number divisible by 5, an odd number less than 30, a composite number between 50 and 70. ओके, सो हमारे को ये चारों पार्ट सॉल्व करने हैं, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर्स कितने होंगे, आपके जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, हमारे पास नंबर्स क्या होंगे? टोटल नंबर्स कितने होंगे फ्रॉम 6 to 70। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुने। आपको 6 से लेकर 70 तक के नंबर्स लेने हैं। ओके, तो या तो आप 70 में से 6 से पहले वाले नंबर 5 माइनस कर दें। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? 65। या फिर आप 70 में से 6 माइनस करके एक प्लस करते हैं। एक प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि हमने 6 भी माइनस कर दिया होता है, तो 6 को हम दोबारा से ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर्स आ जाते हैं। ओके, नॉर्मली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? 70 माइनस 6 64, सो टोटल नंबर्स आर 64। तो वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। ओके, सो या तो आप 6 से पहले के नंबर माइनस कर दें, या फिर बेटर क्या है यहाँ पे, 70 में से आप 6 माइनस करें और एक दोबारा से ऐड कर दें, बिकॉज हमने वो 6 भी माइनस कर दिया है। ओके, सो नाउ अब हमारे पास टोटल नंबर्स हैं 65। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। वन डिजिट नंबर प्रोबेबिलिटी निकालते हुए प्लीज हर पार्ट्स के आउटकम जरूर मेंशन करें। ओके, सो वन डिजिट नंबर क्या होगा? वन डिजिट नंबर 6 से लेकर 70 तक, ये तो हम ऐसे ही काउंट कर सकते हैं ना, 6 से लेकर 9 तक, 6 7 8 9। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिजिट नंबर क्या होगी? सबसे पहले आप ऊपर इसका फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे। ओके, सो वन डिजिट नंबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, वैसे तो हम इसको 5 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे सारे आउटकम्स लिखूं तो 6 के बाद पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? 10, देन 15, देन 20, देन 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। ओके, तो कितने नंबर्स हो गए ये? 12 नंबर्स। Okay, I think it should be 13. 1, 2, 3, 6. Just let me check. Oh, I didn't mention 70. Okay, so total favorable outcomes कितने हैं हमारे? 13. Okay, so the probability of a number divisible by 5. Okay, तो क्या आंसर आएगा? It's 13 upon 65 means it's 1 over 5. Okay, so ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये है हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। नाउ नेक्स्ट, एन ऑड नंबर लेस देन 30। ओके, एन ऑड नंबर लेस देन 30। तो अगर मैं 6 के बाद काउंट करना स्टार्ट करूं तो पहला नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा? 7, देन क्या आएगा? 9, 11, 13, बहुत सारे नंबर्स होंगे। ओके, 13 के बाद क्या आएगा? 15, then 17, then 19, then 21, then 23, then 25, 27 and 29, because 30 is even number। और अब अगर हम इसे काउंट करें
तो ये कितने नंबर्स हैं? 12। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर लेस देन 30. Okay, so our answer is 12/65. Now a composite number between 50 and 70. तो बहुत सारे नंबर होंगे, सो बेटर है कि अगर मैं यहाँ से प्राइम नंबर्स हटा दूँ तो ओके, सी 50 to 70 कितने नंबर्स होंगे? ओके, चलो अभी करते हैं इसको भी। पहले मेरे पास प्राइम नंबर्स कितने हैं बिटवीन 50 and 70? 51 नॉट अ प्राइम, 53, then 59, okay, then 61, then it's 67. So सिर्फ चार प्राइम नंबर्स हैं मेरे पास। ओके, अब मेरे पास टोटल नंबर्स कितने होंगे बिटवीन 50 एंड 70? ओके, सो टोटल नंबर्स अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे हम बिटवीन 50 एंड 70। 70 में से आप 50 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 बचेंगे। ओके, बट आपने 50 भी माइनस कर दिया है यहाँ पर। ओके, ओके, सी यहाँ पे क्या लिखा है? बिटवीन 50 एंड 70। ओके, सो 50 और 70 के बीच के नंबर्स लेने हैं हमें, 50 और 70 को काउंट नहीं करना है। ओके, सो बच्चों 50 और 70 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? सी मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना, तो हम वैसे ही निकालते हैं। ओके, एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे पहले शो कर देती हूँ। ओके, 50 से 70 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? पहली बात तो ये। ओके, 50 से 70 तक अगर मैं बताऊं कितने नंबर्स होंगे, तो मैंने 70 माइनस 50 करके इसमें 1 ऐड कर दिया, तो 21 नंबर्स होंगे। उस 21 में से मुझे ये 50 और 70 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वहां पर बिटवीन वर्ड मेंशन है, तो मैंने ये दो नंबर्स हटा दिए, 19 होंगे। ओके, मेरे पास जो प्राइम नंबर्स हैं, ओके, वो कितने हैं? 4। तो मेरे पास कंपोजिट नंबर्स कितने बचेंगे? ओके, 19 माइनस 4, 5, ओके, 15। तो इस तरीके से निकालना ज़्यादा इजी है। या तो आप 19 कंपोजिट नंबर मेंशन करें, तो उससे बेटर है कि आप चार प्राइम नंबर्स लिखकर वो बाकी नंबर्स में से उसको माइनस कर दें। ओके, सो अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था? कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। तो मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं बिटवीन 50 एंड 70? 19। ओके, उसमें से मैं ये प्राइम नंबर्स हटा दूंगी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कंपोजिट नंबर्स की? ओके, बिटवीन 50 एंड 70 फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे? 15, और टोटल आउटकम है 65। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो मेरे पास आएगा 3/13। ओके, so this is the answer. Next, a bag contains white, black, and red balls only. Okay, a ball is drawn at random from the bag. If the probability of getting a white ball is 3/10 and that of a black ball is 2/5, then find the probability of getting a red ball. If the bag contains 20 black balls, then find the total number of balls in the bag. एक बैग में सिर्फ व्हाइट, ब्लैक और रेड बॉल है। बॉल हमने ड्रॉ की रेंडमली। जो प्रोबेबिलिटी आई है मेरे पास व्हाइट बॉल की, वो है 3/10। ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो है मेरे पास 2/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो पहले हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, सी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ओके, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको मैं 1 के इक्वल रखूंगी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी एंड रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/10, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5। तो यहाँ से हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास आएगा 3, 4 and probability of red ball. So probability of red ball is 1 minus 7/10. Okay, so it's 3/10. तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ओके, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है
कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो है वो 20 है, तो टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स होंगी वो कितनी होंगी। ओके, सी, हमारे पास ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। अगर आप ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे क्या पुट करोगे? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ओके, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट इज 2/5। अब मेरे पास यहाँ पे 20 ब्लैक बॉल्स हैं। यहाँ पे क्या आएंगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ओके, एंड इक्वल्स टू 2/5। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी? ये यहाँ पे जाएगा 20 इंटू 5/2, तो ये आएगा 10, मीन्स 50 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी। ओके, यहाँ पर आएगा टोटल नंबर ऑफ balls. Okay, now next question. Three unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly two heads, at least two heads, at most two heads. Okay, अगर आप तीन कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो पहली बात तो आउटकम्स क्या होंगे? ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या होंगे सबसे पहले हम वो निकालेंगे। यहाँ पर पहले कॉइन के लिए दो आउटकम, दूसरे कॉइन के लिए दो आउटकम, तीसरे कॉइन के लिए दो आउटकम, तो टोटल आउटकम्स होंगे 8। अब वो आउटकम्स होंगे क्या? ओके, आप कभी भी कॉइन्स के आउटकम्स लिखते हैं तो आप किसी भी एक से स्टार्ट कीजिए, या तो हेड से या टेल से। ओके, एंड कितना मैक्सिमम टाइम हम इसको टॉस कर रहे हैं? 3 बार। तो अगर मैं इसको हेड से स्टार्ट करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरा मैक्सिमम टाइम हेड जो है वो 3 बार आ सकता है। ओके, तो मैंने अपना पहला आउटकम ले लिया, हेड हेड हेड। अब हेड 3 बार आ चुका है, अब इससे ज्यादा बार नहीं आ सकता क्योंकि हमने 3 बार ही टॉस किया है। अब हेड उससे कम कितनी बार आ सकता है? 2 बार। तो अगर 2 बार हेड आएगा तो इट मीन्स एक बार टेल आएगा। अब आप इसको अरेंज करोगे। टेल मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी और अब मैं टी को आगे लिख दूंगी। ओके, तो ये तीन आउटकम हो सकते हैं जब आपके पास 2 बार हेड आता है और एक बार टेल आता है। अब हेड 2 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है, तो अब हेड कितनी बार आएगा? एक बार। इट मीन्स टेल 2 बार आएगा, तो हेड टी टी। अब आप इस एच को अरेंज कर दो, तो ये होगा टी एच टी, ये होगा टी टी एच। ओके, और अब 0 बार हेड आएगा, मीन्स तीनों बार टेल आएगा, यानी टी टी टी। तो कैसे निकाले मैंने आउटकम्स? मैंने हेड से स्टार्ट किया, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड। ओके, और अपने आप मेरे टेल्स अरेंज हो गए। ओके, इस तरीके से करेंगे तो आप कोई भी आउटकम मिस नहीं करेंगे। ओके, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स आ चुके हैं। अब फर्स्ट मेरे पास है एग्जैक्टली टू हेड्स। ओके, सो एग्जैक्टली टू हेड्स कौन से हैं मेरे पास? अगर मैं एग्जैक्टली टू हेड्स लूं तो मेरे आउटकम है एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी, द फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास? 3, एंड टोटल आउटकम्स 8। नाउ एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब होता है 2 हेड और 2 से ज्यादा। ओके, सो 2 हेड कौन से हैं मेरे पास? ये जो तीन आउटकम्स मैंने अभी लिखे। ओके, एटलीस्ट का मतलब वो नंबर और उससे ज्यादा मीन्स मैक्सिमम टाइम्स। और 3 हेड है इसके बाद मेरे पास, तो ट्रिपल एच। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? 4, एंड द टोटल आउटकम्स 8। सो आंसर इज हाँ। अब एटमोस्ट टू हेड्स, एटमोस्ट का मतलब होता है वो नंबर और उससे कम और इवन 0। ओके, सो एटमोस्ट टू हेड्स का मतलब है कि मेरे पास 2 हेड्स वाले आउटकम्स कितने हैं, मैं वो मेंशन करूंगी। ओके, फिर एक हेड वाला मेंशन करूंगी। ओके, एक हेड वाला, सॉरी। सो एक हेड वाला, ओके आई वाज राइट, एक हेड वाला, और ये टी एच टी एंड टी टी एच। ओके, एंड एच टी टी। और अब 0 हेड वाला, इट मीन्स सारे टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई मेरे पास?
मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 7 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। ओके, सो ये आंसर था हमारा फर्स्ट पार्ट का, ये था हमारा सेकंड पार्ट का, और ये था हमारा थर्ड पार्ट का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। In figure, a circle is inscribed in triangle ABC touches the sides AB, BC and AC of a point D, E and F respectively. Okay, so AB क्या है हमारे पास 12, BC क्या है हमारे पास 8 और AC क्या है हमारे पास 10। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AD, BE एंड CF। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सी मैंने इस वाले पार्ट को ले लिया x, तो ये क्या हो गया x, इसको लिया y, ये क्या हो गया y, और इसको लिया z और इसको हो गया z। ठीक है, कैसे हुआ ये आप लोगों को पता ही है। ओके, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ओके, सी ए डी ए एफ, ए डी इक्वल्स टू ए एफ, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, सो इसको मैंने क्या लेट किया x। अब बी डी इक्वल्स टू बी ई जेड, tangent from point B, and CE equals to CF by tangent from point C। ओके, इससे क्या हुआ, मेरे पास ये जो ए बी था, ओके ए बी जो था वो 12 था, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x प्लस जेड। फिर मेरे पास बी सी का वैल्यू क्या था 8, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ y प्लस जेड। अब मेरे पास ए सी का वैल्यू क्या है 10, जिसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई। और अब अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास ए डी बी ई और सी एफ का लेंथ आ जाएगा। ओके, तो सी आप क्या कर सकते हैं, आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे हम। ठीक है, एडिंग दीज थ्री इक्वेशंस, इन तीन इक्वेशंस को आप ऐड करो, तो 12 प्लस 8 एलएचएस आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30। यहाँ पे मिलेगा आपको 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम्स वाई एंड 2 टाइम्स जेड। ये इजी वे है इसको सॉल्व करने का। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे ताकि आप सब्सटीट्यूशन लगाएं या एलिमिनेशन लगाएं, उससे बेटर है आप इसको इस तरीके से करें। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास क्या आएगा 15। ओके, अब x प्लस वाई प्लस जेड 15 है, मेरे पास y प्लस जेड का वैल्यू क्या है, मेरे पास y प्लस जेड का वैल्यू क्या है 8। ओके, तो वो 8 अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया 7। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ x। अब मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 15। अब मैं अगर यहाँ पर ओके, अब हम इसको और भी इजी तरीके से कर सकते हैं ना, अब हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है। अब तो बस आप इन इक्वेशंस में डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 7, मेरे पास x प्लस जेड क्या है 12। x को अगर मैंने यहाँ पे 7 पुट किया तो मेरे पास z का वैल्यू क्या आया 5। ओके, अब मेरे पास x प्लस y इक्वल है 10, मैंने x को 7 पुट किया तो मेरे पास y क्या आ गया 3। ओके, तो मेरे पास x y z की वैल्यूज आ चुकी हैं। मुझे क्या निकालना है AD। ओके, और AD क्या है x मीन 7। फिर मुझे क्या निकालना है BE। ओके, एंड BE क्या है z यानी 5। और मुझे क्या निकालना है CF यानी वो क्या है y यानी 3। ओके, तो ये है आंसर। नेक्स्ट, the difference of two natural numbers is 5 and the difference of their reciprocal is 1 by 10. Find the numbers. Okay,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट करूंगी कि दो नेचुरल नंबर्स क्या हैं. ओके, लेट टू नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड वाई. ओके, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा दैट विच वन इज ग्रेटर. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ दैट इज x इज, here we have x greater than y. Okay, so क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला गया है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, मतलब x ग्रेटेस्ट में से आप स्मॉलेस्ट माइनस करोगे, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5. अब आपको बोला गया है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10. तो अब हम क्या करें, सी, अगर x y से बड़ा है तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/y x से बड़ा हो जाएगा, और उनका जो डिफरेंस होगा वो ऐसे आएगा. मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ दैट 3 इज ग्रेटर देन 4, ओके, सो सॉरी इट्स 3 इज ग्रेटर देन 2. ओके, अब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1/3 और 1/2, क्या स्टिल 1/3 इज ग्रेटर देन 1/2? नॉट, बिकॉज 1 इज डिवाइडेड हियर इन 3 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स, तो 1/2 बड़ा है ना कि 1/3. तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो जो नंबर ग्रेटर होगा वो स्मॉलर बन जाएगा और जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर बन जाएगा. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली माइनस में. ओके, सो अब एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी है, 1 - y - 1, सॉरी 1/y - 1/x इज इक्वल टू 1/10. ओके, नाउ अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, और व्हाट कैन वी डू, वी कैन जस्ट यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू निकालूं दैट x - 5 इज इक्वल्स टू y. ओके, और वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो अब मेरा पूरा इक्वेशन x की फॉर्म में है. ओके, तो अब इसको सॉल्व करना इजी है. नाउ हमारे पास क्या है, -1/x. ओके, अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा x - 5, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x 5 1/10. अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. ओके, और ये क्या है, x² -5x 1/10. x से x कैंसिल, आपके पास क्या आएगा, 50x² -5x. सो x² -5x -50 इक्वल्स टू 0. इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, -10x प्लस 5x -50 इक्वल्स टू 0. ग्रुपिंग करेंगे, कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बनेगा. ओके, तो x -10, x plus 5, so x is equals to 10 and x is equals to -5. तो ऑब्वियस है हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, x is equals to 10, और x माइनस वाई मतलब 10 माइनस वाई क्या आएगा, 5. सो y का वैल्यू क्या आएगा, 5. ओके, तो ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारे पास y आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट, a wooden toy was made by scooping out a hemisphere of same radius from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the volume of wood in the toy. ऐसा सेम क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में है जिसमें आपको एरिया निकालना है. यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने वॉल्यूम में लिया है. तो क्या क्वेश्चन है ये, मेरे पास एक सिलेंडर है. ओके, अ वुडन टॉय है हमारे पास जो कि मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर. तो मीन्स यहाँ से हमने एक हेमिस्फेयर स्कूप आउट किया है और एक यहाँ से किया है, और विद द सेम रेडियस. सेम रेडियस का मतलब है कि जो रेडियस सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस का हेमिस्फेयर यहाँ से स्कूप आउट किया गया है. अगर ये आर है तो ये भी क्या है, आर है. सिलेंडर की हाइट क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर. ओके, और हमारे पास बेस रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास रेडियस क्या है,
3.5 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल हम अवॉइड करेंगे तो रेडियस आएगा 7/2। हाइट क्या है मेरे पास सिलेंडर की? 10 सेंटीमीटर। सी, जो रेडियस आपके पास हेमिस्फेयर की है, ओके, सेम रेडियस आपके पास सिलेंडर की है। तो दोनों को हमने आर से डिनोट किया है। ओके, अब हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। अब देखो आपको सिर्फ क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय। ओके, तो अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो है ये माइनस कर दूं, ओके, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, और मेरे पास हेमिस्फेयर कितने हैं? 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच एंड हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे पास पाई और आर यहाँ पे कॉमन है क्योंकि दोनों का आर सेम है, तो मैंने यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया। मेरे पास बचा एच -4/3 आर। ओके, और अब हम वैल्यू पुट करेंगे। 22/7 आर मीन्स 7/2, 7/2, h means 10, -4/3, 7/2। ओके, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आएगा 77/2। ये 2 टाइम्स 2 4, ओके, 7 2 14/3। तो ये आएगा 10 -14/3। अब मेरे पास आएगा 77/2। 10 इंटू 3 30, 30 -14 16/3। और अगर मैं अभी 77 और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 8, और इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं 616, तो 616/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर. So now the next question is a solid cone of base radius 10 centimeter is cut into two parts through the midpoint of its height by a plane parallel to its base. Find the ratio in the volume of the two parts of the cone. Okay, means हमारे पास ये कोन है. ओके, अब आपको बोला गया है कि इसको दो पार्ट्स में कट किया गया है और इसकी हाइट के मिड पॉइंट से कट किया गया है. ओके, सपोज अगर मैं ये हाइट लूँ इस कोन की, तो ये पूरी हाइट आएगी. ओके, और इसका मिड पॉइंट अगर सपोज यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से ऐसे दो पार्ट्स में कट किया गया है. ओके, नाउ बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है. फाइंड द रेशियो इन द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द कोन. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पे एक्चुअली में दो पार्ट्स बन गए हैं. ओके, एक पार्ट ये, इसका हम वॉल्यूम V1 ले लेते हैं, और एक पार्ट ये जिसको मैं V2 ले लेती हूँ. ओके, नाउ मुझे बोला गया है कि जो बेस रेडियस है, ये जो बेस रेडियस है ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. ओके, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको A, B, C और ये D और E ले लेती हूँ. ओके, अब मुझे रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स ऑफ द कोन एक्चुअली में. ओके, मुझे क्या निकालना है? V1/V2. ओके, इसका रेशियो निकालना है. अब ऊपर वाले जो ट्राइंगल है उसका वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं, बट स्टिल हमारे पास उसका आर नहीं है. ओके, अगर मैं इसको स्मॉल आर ले लेती हूँ, ओके, ये जो इतना पोर्शन है इसको मैंने स्मॉल एच लिया, और ये जो पूरा हाइट है इसको मैंने कैपिटल एच लिया. ओके, ये सब हम मेंशन करेंगे क्वेश्चन में. अब मेरे पास स्मॉल आर नहीं है, लेकिन मेरे पास कैपिटल आर है 10 सेंटीमीटर. ओके, और बहुत ही सिंपल सा चीज कि अगर हमने इसको मिड पॉइंट से कट किया गया है, तो क्या ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी तो स्मॉल एच ही होगा. तो क्या हम कैपिटल एच को 2 टाइम्स स्मॉल एच नहीं लिख सकते? ओके, अब
मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे अपर पार्ट का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए, वो कैसे मिलेगा? सी, आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ओके, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ए डी ई इक्वल है ए बी सी 90 डिग्री, ओके, एंड डी ए ई इक्वल है बी ए सी कॉमन एंगल। तो बाय एंगल एंगल मैंने शो कर दिया कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर है, ओके। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी साइड प्रोपोर्शनेट होंगी, ओके। अगर इसकी साइड प्रोपोर्शनेट है तो देखो मैं क्या लूंगी, हाइट अपॉन हाइट, मीन्स ए डी स्मॉलर ट्राइंगल की हाइट, ओके, और ए बी बड़े वाले पार्ट की हाइट, बड़े वाले सिलेंडर कोन की हाइट। अब अगर मैंने यहाँ से बेस लिया तो डी ई, और बड़े वाले कोन का बेस क्या होगा, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका क्या होगा, बी सी, ओके। अब ए डी का वैल्यू क्या है, स्मॉल एच, ए बी का वैल्यू क्या है, कैपिटल एच, डी ई स्मॉल आर, बी सी कैपिटल आर, ओके। अब ये है एच, और इस कैपिटल एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू टाइम्स एच, ये मेरे पास क्या है 10, आर से एच से एच कैंसिल, तो मेरे पास आर का वैल्यू आ गया 5। अब द क्वेश्चन इज कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 निकलेगा कैसे, ओके। सो वॉल्यूम 1 क्या है, यानी ऊपर वाला कोण, उसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ओके। और अगर मेरे को ये नीचे वाले पार्ट का निकालना है, नीचे वाले पार्ट का जो शेप है एक्चुअल में वो कुछ ऐसा है, ओके। तो अगर मैं ये पूरे वाला कोण ले लूं, अगर मैं ये पूरा कोण ले लूं और इस कोण के वॉल्यूम में से ये अपर वाले ट्राइंगल जो अपर वाला कोण है इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। तो हम कुछ ऐसा ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे पूरे कोण के बड़े कोण के वॉल्यूम 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच में से स्मॉलर वाले कोण का वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ओके। So now in the numerator we have 1/3 pi r square h, okay, or in the denominator we have 1/3 pi capital R square h minus small r square h। 1/3 pi से 1/3 pi cancel, okay, मेरे पास क्या है r square h। नीचे इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल R स्क्वायर, ओके, कैपिटल R स्क्वायर, और इस h को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स स्मॉल h, ओके, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड स्मॉल एच। अब इससे होगा क्या, हमें क्या मिलेगा, स्मॉल आर स्क्वायर एच, ओके। डिनोमिनेटर में अगर मैं ये एच बाहर ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। अब एच से एच कैंसिल, ओके। ऊपर स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीन्स 5 इंटू 5, ओके। और नीचे 2, आर स्क्वायर मतलब 100, कैपिट 10 इंटू 10, और यहाँ पे 25, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 25, 200 माइनस 25 इज 175, तो 25 इंटू 735, तो ये आपका आंसर आएगा 1/25 टाइम्स 7 175, ओके। so the ratio is 1:7। next question, two circles touch internally. The sum of their areas is 116 pi centimeter square, and the distance between their centers is 6 centimeter. Find the radii of the circle. Okay, so मेरे पास एक सर्कल है, ओके, सपोज इसका सेंटर पॉइंट है ये। मेरे पास एक और सर्कल है, ओके, जो कि एक्चुअली इसको इंटरनली टच कर रहा है, ओके। तो मैंने उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, लाइक सपोज ऐसे, ओके। अब
सपोज ये वाला सेंटर है बड़े वाले सर्कल का, इसको हम लेबल कर देते हैं O। और ये वाला जो सेंटर है ये है इनर छोटे सर्कल का, लाइक O डैश। ओके। अब अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो मुझे क्या बोल रखा है, दैट टू सर्कल्स टच इंटरनली, तो हम इसको ए दे देते हैं। ए पॉइंट पे ही दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। So can we say that O dash is equals to 6 centimeter? Because O जो है center है, that is the center of the bigger circle, and O dash is the center of the smaller circle. So the distance between their centers means O dash is 6 centimeter. Now we need to find the radii of the two circles. Okay, so we can let that, see this part is 6. Okay, and OA को हम क्या let कर लेते हैं कि ये R है. Okay, so now let R be the radius of the smaller circle. Okay, and capital R would be the radius of bigger circle. Okay, now capital R को हम कैसे लिख सकते हैं, small r plus 6, because capital R क्या है, OA. So OO dash plus A, like this, OO dash plus OA. Okay, अब हमें बोला गया है sum of their areas is 116 pi centimeter square, means area of bigger circle, okay, and area of smaller circle. इन दोनों का जो टोटल है, the sum is actually 116 pi centimeter square. तो बिगर सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 116 पाई. ओके, नाउ हम पाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई. ओके, पाई से पाई कैंसिल. कैपिटल आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस 6 होल स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर 116, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116. आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, 36 माइनस 116. ओके, इट्स ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्लस 36 माइनस 116 प्लस 12r इक्वल्स टू 0. ओके, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 2r स्क्वायर प्लस 12r, just a moment, yeah, 2r square plus 12r and minus 80. ओके, अब मैं इसको पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 6r माइनस 40. ओके, और अब हम इसके फैक्टर्स बनाएं, सो आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इक्वल्स टू 0. r प्लस 10 ग्रुपिंग करेंगे, 4r प्लस 10. ओके, और अब मैं r प्लस 10 कॉमन ले लूंगी तो क्या आएगा, r माइनस 4. So r is equals to minus 10, which is not possible. So r is equals to 4. Okay. Now r is equals to 4. Okay. हमें क्या निकालना था, radii of two circles. So if small r is equals to 4, so capital R is r plus 6, means 4 plus 6 equals to 10. Okay. So this is the answer. Now next question. Two cubes, each of volume 125 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Okay. See, मेरे पास दो क्यूब्स हैं. उन दो क्यूब्स को हमने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है. ओके, अब इनका वॉल्यूम, ईच का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी क्या है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम भी क्या है, 125 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ
दे आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बिकॉज जब हमने इनको क्यूब ज्वाइन नहीं किया था तो ये क्यूब थे, अभी ज्वाइन होके क्यूबॉइड बन चुका है, अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। ओके, जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इसकी ब्रेथ है इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये जो इसकी लेंथ हाइट है इसमें कोई चेंज नहीं आता, बट इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है। ओके, तो बिफोर दैट ईच ऑफ वॉल्यूम, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं दैट साइड ऑफ क्यूब। ओके, सपोज इट्स ए सेंटीमीटर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना दे रखा है मुझे, इट्स 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। इस 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 क्यूब। सो ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ मैंने क्या बोला कि जो इसकी लेंथ है इसमें चेंज आता है। ओके, बिकॉज अभी क्यूबॉइड बन चुका है तो अब इसकी लेंथ यहाँ से 5 और यहाँ से 5, 5 और 5 डबल हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ओके, इट्स एल, मीन्स इट्स 5 प्लस 5, क्योंकि हमने 2 क्यूब ज्वाइन किए हैं। अगर आप 3 क्यूब ज्वाइन कर रहे हैं तो लेंथ हो जाएगी एक 5 आप और ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर ब्रेथ आएगा तो वो क्या है आपके पास 5। मैंने क्या बोला, ब्रेथ और हाइट में देयर विल बी नो चेंज। ओके, so now the surface area means we need to find the total surface area. Okay, and the formula is 2 LB BH HL. Okay, so now 2 L means 10, 5 BH means 5 into 5, HL means 5 into 10. Okay, so it would be 50, then 25, and then 50. So 50 plus 50, 100 and 125. So our answer is 250 centimeter square. Okay. Now, next question. A thief runs with the uniform speed of 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute. After how many minutes a policeman will catch the thief? Okay. See, हमारे पास क्या है, हमें क्या गिवन है कि एक थीफ है जो रन कर रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। ओके, सपोज इस पोजीशन पर जो है वो थीफ है। ओके, उसने यहाँ से रन करना शुरू किया। ओके, और वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से रन कर रहा है। 1 मिनट के बाद पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। ओके, अब 1 मिनट के बाद पुलिसमैन आता है। ओके, सपोज पुलिसमैन तो पीछे है ना उसके, तो पुलिसमैन यहाँ पर है। ओके, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस थीफ ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, अब पुलिसमैन यहाँ से रन करेगा एंड ही गोज विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट। अब वो पर मिनट अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा। ओके, पहले वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से जाएगा, फिर आफ्टर एवरी मिनट ही विल इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट। अब पुलिसमैन कितने मिनट्स के बाद थीफ को कैच करेगा? ओके, हमें एक छोटा सा आइडिया समझना है कि जब पुलिस ने रन करना शुरू किया। ओके, आप सपोज करो कि पुलिस ने थीफ को एक्स मिनट्स में पकड़ा। ओके, लेकिन एक्स मिनट्स में पकड़ा, लेकिन जो थीफ होगा वो ऑलरेडी 1 मिनट आगे था, यानी वो एक्स प्लस 1 मिनट ले चुका है। इसका मतलब अगर एक्स प्लस 1 मिनट में जितना डिस्टेंस थीफ कवर करेगा, ओके, और एक्स मिनट्स में जितना डिस्टेंस पुलिस कवर करेगी, वो दोनों टोटल डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, आई एम रिपीटिंग, एक्स प्लस 1 मिनट में, क्योंकि बिकॉज पुलिस विल कैच द थीफ। ओके, सो एक्स प्लस 1 मिनट में जितना डिस्टेंस थीफ कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस पुलिस कवर करेगी एक्स मिनट्स में। बस हमें इसी को अप्लाई करना है, दोनों के डिस्टेंस को हमें इक्वल रख देना है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, नाउ हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं
that police will catch the thief in X minutes. Okay, let policeman will catch the thief in X minutes. ओके, अब अगर पुलिसमैन X मिनट्स में उसको कैच करेगा तो थीफ ने कितना टाइम ले लिया होगा? हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट टाइम टेकन बाय थीफ। ओके, थीफ ने टाइम लिया होगा X प्लस 1 मिनट का। ओके, अब X प्लस 1 मिनट का उसने टाइम लिया है, उसकी जो स्पीड है, ओके, जो थीफ की स्पीड है वो क्या है? 100 मीटर पर मिनट। ओके, सो अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा थीफ? ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 100x प्लस 1 डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द थीफ। नाउ पुलिसमैन की स्पीड कितनी है? लेकिन उसकी फर्स्ट मिनट में स्पीड हमें दे रखी है। ओके, स्पीड ऑफ पुलिसमैन इन फर्स्ट मिनट। ओके, और फॉर फर्स्ट मिनट दैट इज 100 मीटर per minute. Okay, after every minute he will increase his speed by 10 मीटर पर मिनट. Okay, इसका मतलब फर्स्ट मिनट में उसकी स्पीड 100 मीटर पर मिनट है। सेकेंड मिनट में कितनी हो जाएगी उसकी स्पीड? सेकेंड मिनट में, फर्स्ट मिनट में 100 मीटर है, सेकेंड मिनट में 110 मीटर पर मिनट, देन 120 पर मिनट, देन 130 पर मिनट, और ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। अगर एक मिनट में 100 मीटर का क्या मतलब है? एक मिनट में वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, एक मिनट में वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इट मीन्स अगले एक और मिनट में वो 10 मीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा, यानी 110 मीटर, फिर 120 मीटर, फिर 130 मीटर, और ये ऐसे ही चलेगा। ओके, तो ये जो स्पीड, ये जो आपकी सीरीज बनी है, ये एपी फॉर्म कर रही है, और ये एपी जो है ये हमें सम बताएगी। अगर हम इसका सम निकालें तो ये हमें बताएगा कि डिस्टेंस कितना कवर होगा बाय पुलिस में। ओके, तो ये जो, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे दैट इट फॉर्म्स एन एपी, एंड दिस एपी, or we can say the sum of this AP will tell us the distance covered by the policeman. Okay, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर distance covered by the policeman, actually it would be equal to sum of n terms of this AP. Okay, अब हम अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ दोनों के डिस्टेंस को इक्वल रख देना है। ओके, सो नाउ distance covered by the policeman is equals to distance covered by the thief. ओके, अब पुलिसमैन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये जो एपी फॉर्म हो रहा है, इस एपी में ए क्या है? 100, एंड डी क्या है? 10, और एन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो नाउ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, एन बाय 2, 2 ए मीन्स 100, n minus 1, and d is 10. Okay, and distance covered by the thief कितना था हमारे पास? 100x plus 1. ओके, सो नाउ हम इसको किसके इक्वल रख देंगे? 100x plus 1, और अब हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, हम यहाँ से एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 100, और इस यहाँ पे क्या बचेगा? 5, और इस 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5n माइनस 5। ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आएगा n, 105, sorry it's 95 because 100 minus 5. Okay, so 100 minus 5, 95,
plus 5n. Okay, so what we need to do, see, मैंने आपको क्या बोला कि इस सीरीज को का सम अगर हम निकालेंगे तो वो हमें देगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस मैन. ओके, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने एन नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं, बट जिस सीरीज का जो भी सम होगा दैट वुड बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन. ओके, तो अब हम यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं कि हमारा एन और एक्स एक्चुअली में इक्वल है. क्यों? क्योंकि जितना मिनट वो रन करेगा उतना ही मिनट कितने रन किया होगा थीफ ने, और हमने टाइम क्या लिया था यहाँ पे, एक्स मिनट्स. अब मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी, जो कि आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं. ओके, तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे किया है, अदरवाइज आप इसको स्टार्टिंग में दोनों को एन या दोनों को एक्स ले सकते हैं. ओके, अब मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगी एक्स. ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, आप दोनों को स्टार्टिंग में एन या स्टार्टिंग में एक्स ले सकते हैं. ओके, 5x² plus 95x minus 100x minus 100 equals to 0. 5x² minus 5x minus 100 equals to 0. पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें, सो x² minus x minus 100 equals to 0. Okay, so now we have, so it should be equals to 20. So now we have minus 20. Okay, so factors होंगे 5 और 4. Minus 5x plus 4x minus 20 equals to 0. X minus 5 plus 4x minus 5 equals to 0. X minus 5 x plus 4 equals to 0. So x cannot be equals to -4, so x is equals to 5. It means policeman will catch the thief in 5 minutes. Okay, next question. In the given figure, OAPB is a sector of a circle of radius 3.5 centimeter with center O. AOB is equals to 120 degree. Find the length of OAPBO. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से करना है. आपके पास रेडियस दे रखी है 3.5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/10 मीन्स 7/2 सेंटीमीटर. अब हमें इसका लेंथ बताना है. लेंथ का मतलब आपको इसकी, ये जो आपके पास सेक्टर है ओ ए पी बी ओ, इसका लेंथ बताना है. मीन्स आपको क्या क्या कवर करना है, ये सारा जो पार्ट है. ओके, ये कवर करना है. तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले इस, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा. ओके, ये जो हमारा थीटा होगा, इसको मैं ले लेती हूँ थीटा. आप भी इसको फिगर में मेंशन कर देंगे थीटा. तो मेरा थीटा क्या होगा, ये मेरा मेजर सेक्टर है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, इट वुड बी 360 minus 120 means 240 degree. Okay, now length of OAPBO, it's basically the perimeter of this. Okay, तो ये सारी बाउंड्रीज आपको कवर करनी है, यानी OA OB. ओके, और ये जो APB, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ओके, इसको हम कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 362πr. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. बस हमारा थीटा जो आएगा वो मेजर सेक्टर का आएगा. ओके, तो OA is 7/2. Theta is 240 upon 360 into 2. Pi is 22/7 and R is 7/2. So 7 plus 7, 14/2, it's 7. Okay, here 7 से 7 cancel, 2 से 2 cancel, it's 12 2 and 12 3. So it's 44/3 means 21 plus 44/3. So it's 65/3. ओके, तो हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स 21 2/3 सेंटीमीटर. ओके, तो ये है हमारा आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the ratio in which y-axis divide the line segment joining the point 6 minus 4
-2 -7 and also find the point of intersection. Okay, सपोज मेरे पास ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है 6 -4 पर और यहाँ पे बी पॉइंट है -2 -7 पर। ओके, और y एक्सिस इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रही है। सपोज ये वाला पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है बिकॉज दिस इज ऑन y एक्सिस, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0। ओके, तो ये जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है वो रेशियो मुझे फाइंड आउट करनी है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट पॉइंट P 0 y that is on y axis, okay, divides AB यानी लाइन सेगमेंट AB in suppose k is to 1। ओके, तो मैंने इस पार्ट को ले लिया k is to 1। नाउ अब ये पॉइंट जो है ये y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे जो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 + x1। हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सी फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2, and for y coordinate m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2। तो यहाँ पे हमारे पास m1 m2 क्या है, k+1। मैं हमेशा कैसे सिखाती हूँ, मैं वैसे लिख के दिखाती हूँ आपको। आपको हमेशा यहाँ पे लिखना है k, रेशियो क्या है k और 1। ओके, नीचे क्या लिखना है k+1, इधर क्या लिखना है k+1, इधर क्या लिखना है k+1। ओके, यहाँ से आप x कोऑर्डिनेट लोगे b से -2, फिर आप a से x कोऑर्डिनेट लोगे, यहाँ पुट कर दोगे। इधर से आप y कोऑर्डिनेट लोगे, उधर से आप y कोऑर्डिनेट लोगे और आपका फॉर्मूला रेडी है। ओके, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें या इस तरीके से अप्लाई करें। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा -2k + 6k + 1। ओके, -7k -4k + 1। अब हम कंपेयर करेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी x की है और ये वाली वैल्यू हमारी y की है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे इसको रखा 0, so this is equals to -2k + 6k + 1 एंड यहाँ पर मेरे पास है y -7k -4k + 1। ओके, अभी ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचा, -2k + 6 -6 -2k, तो k is equal to 3। तो हमारी रेशियो क्या आ गई, 3:1। ओके, नाउ ये k का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, इट्स -21 -4 -25। ओके, एंड अपॉन 4, लेट मी रीचेक, -7 3 -21। या, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए p के 0 और y मीन 0 -25/4। so this is the point of intersection। okay, now next question, at a point on level ground the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12, and on walking 192 meter towards the tower the tangent of the angle is found to be 3/4, find the height of the tower। okay, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ओके, नाउ सी, at a point on the level ground the angle of elevation of a vertical tower। ओके, तो ये क्या है हमारा वर्टिकल टावर। ओके, ये है हमारा वर्टिकल टावर। अब मुझे क्या बोला गया है, इट इज फाउंड टू बी सच दैट द टेंजेंट इज 5/12। ओके, अगर मैं इस एंगल को सपोज थीटा ले लेती हूँ, तो मुझे एक्चुअली में बोला गया है कि जो टेंजेंट है ना ये है 5/12। ओके, नाउ ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, तो थोड़ा सा जब हम वॉक करके टावर की तरफ आते हैं, सपोज इस पॉइंट पे आते हैं, अब मैं इसको लेबल कर देती हूँ A B C D। ओके, अब हम थोड़ा सा वॉक करके टावर की तरफ आते हैं, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा,
192 मीटर मीन्स ये जो सी डी का डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस है ये 192 मीटर है। तो मेरा टेंजेंट जो हो जाता है वो 3/4 हो जाता है। सपोज मैंने इसको ले लिया अल्फा, ओके, तो मेरे पास टेन अल्फा क्या हो गया, 3/4। तो अब मुझे टावर की हाइट निकालनी है, यानी मुझे ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और एक ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। ओके, तो ए बी सी मीन्स ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan थीटा, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू tan अल्फा। सो ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ए बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी सी को कैसे लिख सकती हूँ मैं, ओके, सपोज इफ आई टेक बी डी एक्स, ओके, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस 192 और tan थीटा की वैल्यू क्या है, 5/12। यहाँ पे मैंने लिखा ए बी और बी डी को क्या लिखेंगे हम, एक्स, और tan अल्फा क्या है, 3/4। तो यहाँ से मेरे पास ए बी का वैल्यू आया 3x/4। वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, 3x/4 x प्लस 192, और अब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आएगा 4 टाइम्स 3 12, 3 × 3 9x, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 5x प्लस 192। ओके, तो ये आएगा 9x, 5x, और ये आएगा 960। ओके, इट्स 5 टाइम्स 2 10, 45 6 4 एंड 960। तो 9x माइनस 5x 4x 960। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 240। ओके, मुझे निकालना क्या है, टावर का हाइट, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है ए बी, यानी 3/4x। यहाँ पे मैंने 240 पुट कर दिया, इट्स 60। तो द आंसर इज 180 मीटर। ओके, नेक्स्ट, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height 5 meter. Okay, तो मेरे पास एक वर्टिकल टावर है। ओके, मेरे पास एक वर्टिकल टावर है, this stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff, और मेरे पास एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है। ओके, और इस वर्टिकल फ्लैग स्टाफ की हाइट क्या है, 5 मीटर। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff. Okay, सपोज अगर मैं इसको लेबल करूँ तो ये है ए, बी और सी। जो ए पॉइंट है वो फ्लैग स्टाफ का टॉप है और जो बी है वो फ्लैग स्टाफ का बॉटम है। तो प्लेन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ओके, तो बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ के साथ क्या एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। ओके, और टॉप के साथ क्या एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, अब मुझे निकालनी है टावर की हाइट, यानी मुझे फाइंड आउट करना है बी सी। ओके, सपोज मैंने इसको ले लिया एच। ओके, अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। सी ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा ऊपर मेंशन करना है कि टावर क्या है। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर बी सी बी द हाइट ऑफ टावर। ओके, एंड एंगल ए डी सी इज 60 डिग्री, एंगल बी डी सी इज 30 डिग्री, and the value of AB is 5 मीटर। ओके, सो नाउ हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ओके, सो ए सी अपॉन सी डी tan 60, बी सी अपॉन सी डी tan 30। ओके, सो ए सी का वैल्यू क्या है, 5 प्लस एच, सी डी tan 60 √3, एच अपॉन सी डी tan 30 1/√3। तो यहाँ से सी डी का वैल्यू क्या आएगा, √3h। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, √3h इज इक्वल टू √3। तो 5 प्लस एच, 5 प्लस एच इज इक्वल टू 3h। ओके,
h इधर जाके माइनस होगा तो आपके पास आएगा 2h और 5/2 बचेगा, सो आंसर इज 2.5 मीटर। ओके, तो हमें यही निकालना था, टावर की हाइट यानी 2.5 मीटर। नेक्स्ट, the angle of elevation of the top of a tower 30-meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degrees. And the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degrees. Find the height of the other tower. Okay,